हम स्पीकर साहब के आवास पर है। स्पीकर साहब आ चुके हैं कि विधानसभा सत्र को लेकर किस तरीके का रह सकता है। खुद बात करने के लिए स्पीकर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, पहला तो मेरा यही सवाल है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तो अंतिम मुहर लग जाएगी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 2-2.5 दिन का आप सेशन बुला रहे हैं, तो तमाम जो मुद्दे हैं कांग्रेस के पास दर्जनों मुद्दे हैं, वो अपनी बातें नहीं रख पाएंगे। नहीं, देखिए, ये प्रपोज्ड है, ये सरकार की तरफ से 3 दिन का प्रस्ताव आया है। अंतिम मुहर जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में लगती है और उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य जो हैं सभी माननीय, जो मैं समझता हूँ उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे विपक्ष के नेता हैं और जो हमारे अन्य सभी प्रमुख जो विधायक हैं या मंत्री हैं उसके मेंबर हैं, उन सब की सहमति के साथ ही हम कितने दिन सेशन बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, अगर बीएसी कहेगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशन होगी तो उस पर अवधि बढ़ाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन मेरा एक ये कहना है कि सार्थक मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए जितना भी अवधि बढ़ाना चाहें हमें कोई दिक्कत नहीं है। सदन में बिजनेस किस तरीके का रहेगा? विपक्ष की अगर बात करें, विपक्ष ने किन किन मुद्दों पर काम रोको प्रस्ताव दिया है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है? देखिए, आज जैसा कि सत्र शुरू होने जा रहा है, मानसून सत्र है और मानसून के अंदर वर्षा भी बारिश के अंदर, तो मैं समझता हूँ बड़ा खुशगवार मौसम है और इस मौसम के अंदर हमें सभी को खुशी खुशी जो ये विधानसभा सत्र के अंदर उसकी कार्रवाई के अंदर हमें भाग लेना चाहिए। जहाँ तक कार्रवाई है उसके अंदर जो ऑबिचरीज़ हैं, ऑबिचरीज़ होंगी, जो हमारे दिवंगत जो हमारे नेता हुए हैं, जो हमारे विधानसभा के सदस्य हुए हैं या देश के कुछ अहम ऐसी हस्तियां हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देंगे और उसके पश्चात जो क्वेश्चन आवर है और क्वेश्चन आवर के पश्चात जो कॉल अटेंशन मोशन है जो हमने एडमिट किए हैं और उसके पश्चात जो है सरकार द्वारा 6 बिल जो हैं आज की कार्रवाई के अंदर रखे गए हैं। उन 6 बिलों के अंदर आज वो वहाँ पर टेबल होंगे और अगर वो चाहेंगे, जो भी सदस्य चाहेंगे, तो उसकी चर्चा के लिए हम अलग से दिन भी तय कर सकते हैं। काम रोको प्रस्ताव किन किन मुद्दों पर है? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया गया है ट्यूबवेल के। बहुत सारे मुद्दों के ऊपर कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए हैं, काम रोको प्रस्ताव भी आया है, प्राइवेट मेंबर बिल भी आए हैं। वो जो मैं समझता हूँ कि नियमों के अनुसार उन पर निर्णय होगा कि कौन कौन से जो बिल हैं वो कॉल अटेंशन मोशन हो सकते हैं, एडजर्नमेंट मोशन लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। प्राइवेट मेंबर के लिए हमने सरकार से उनकी अनुशंसा मांगी है, एलआर से उसकी ओपिनियन मांगी है, उसके पश्चात ये सब निर्णय हम करेंगे। अगर बात करें, आपने पेपर लीक रोकने को लेकर सरकार नया कानून बनाने की तैयारी में है, उसे आप कैसा देखते हैं? क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, गृह मंत्री साहब ने तो पेपर लीक मामलों पर सीबीआई जांच की मांग तक खुद कर डाली है, तो आप कैसे देखते हैं पेपर लीक मामलों पर जो काम? इस बात का जो आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी ने कहा है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, या सरकार भी, क्योंकि इस विषय को लेकर के पूरी तरह से सजग है और पूरी तरह से इस नकल को रोकने के लिए जो बिल लेकर के आ रही है, मैं समझता हूँ कि उसके अंदर अच्छे ढंग से लंबी चर्चा होनी चाहिए। जो बिल बने और उसके अंदर जो ऐसे दोषी हैं जो पेपर लीक करते हैं या इसके लिए जिम्मेवार हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ऐसे प्रावधान हो। लेकिन एसएससी की क्या जिम्मेदारी बनती है? जो अधिकारी है एसएससी में, उनकी क्या अधिकारी बनती है? आपको नहीं लगता कि उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए? बिल ऐसा होना चाहिए, अकेला पेपर लीक करने वालों की नहीं? नहीं, देखिए, इसके अंदर जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो भी लोग शामिल हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, कोई कर्मचारी हैं या चेयरमैन और मेंबर भी है। चेयरमैन और मेंबर भी हैं, चेयरमैन कोई अलग नहीं है, वो भी अधिकारी हैं। उन सब के खिलाफ जहाँ जहाँ जो भी कोई दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई बननी चाहिए और कानून ऐसा बनना चाहिए कि जो ये जुर्म करने वाला व्यक्ति है, जो ये कृत्य करने वाला व्यक्ति है, उसको डर हो। नहीं लगता अगर ऐसा कानून बना तो पेपर लीक करने वालों से ज़्यादा मुश्किल तो जो आपके चेयरमैन होंगे, सदस्य होंगे, उनके लिए बढ़ जाएंगी मुश्किल, अधिकारियों के लिए बढ़ेगी। गलती कोई भी करता है, गलती करने वाले व्यक्ति को उसकी अगर जांच होगी, जो अगर वो गलत है, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे मेंबर है, चाहे कोई और है, उनको इसके खिलाफ जो है जो नियम के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। 2 प्राइवेट मेंबर बिल भी रखे गए हैं, एक आफ्ताब अहमद साहब की तरफ से मॉब लिंचिंग को लेकर, एक प्राइवेट मेंबर बिल आपको समर्थन दे रहे हैं, एक विधायक है राकेश दौलताबाद साहब, उनकी तरफ से है। राकेश दौलताबाद सत्ता से जुड़े हुए विधायक है, उनको प्राइवेट मेंबर बिल क्यों लाना पड़ा? नहीं, देखिए, ये तो किसी भी मेंबर को हम रोक नहीं सकते, वो हमारे समर्थक भी हैं,
लेकिन हमने उन दोनों में बिल्स को, जो प्राइवेट मेंबर बिल है, उनको सरकार के पास भेजा, जैसी कि प्रथा है, जैसा नियम है, उसके अनुसार सरकार की और एलआर की जो लीगल ओपिनियन है, वो उनकी ओपिनियन लेना अति आवश्यक है। उनकी ओपिनियन आने के पश्चात हम इन बिलों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर बात करें, संसद समय से पहले स्थगित करनी पड़ी, आपने देखा कि संसद में किस तरीके का नज़ारा था। हरियाणा विधानसभा में उतना हंगामा तो नहीं होता, विधानसभा तो ढंग से चलेगी ना? नहीं, देखिए, मेरी तो अगर इच्छा है, मेरी मन की कामना है कि भी ये हमारा जो विधानसभा का भवन है, ये एक पवित्र भवन है। इस पवित्र भवन की, जो हमारा विधानसभा का भवन है, उसकी मर्यादा और उसकी जो शुचिता है, वो बनी रहनी चाहिए। हम विधानसभा के अंदर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो जनता हमारी तरफ देखती है कि विधानसभा के अंदर जो भी कार्रवाई होती है या जिस प्रकार के हमारे कोई एक्ट या जो हमारे वहाँ पर हम कार्रवाई करते हैं, वो जनता उसकी ओर देखती है। और मैं समझता हूँ कि हम सब लोग जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमको जनता के प्रति जवाबदेही है और जन समस्याओं के समाधान के लिए ये हमारा एक फोरम है जहां हम खुल करके इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। खुलकर चर्चा की बात हुई तो फिर कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी, सोमवीर सांगवान जो विपक्ष के विधायक हैं, इनको फिर कमेटियों से बाहर क्यों निकाल दिया विधानसभा की कमेटी? ये हमारा आपने, आपका फैसला है? नहीं, देखिए, मेरा फैसला तो उनको बनाने में था, कि उनको बनाया इसलिए था कि उनकी जो अनुभव है, उनका फ़ायदा हमारी ये जो उच्च स्तर, जो बड़ी अच्छी कमेटियां हैं, बड़ी कमेटियां हैं, इनके अंदर उनका फ़ायदा हमें मिल सके। लेकिन दुर्भाग्यवश शायद किन्हीं कारणों से आज जो जिन सदस्यों का नाम आपने लिया, वो शायद एक भी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए। और हमारा जो प्रावधान है हमारे इसके अंदर नियमों के अंदर, कि अगर कोई सदस्य 3 मीटिंग लगातार अटेंड नहीं करता तो उसको हटाया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमने उनसे बात की है कि अगर, मैं कहूँगा कि अगर वो गुजारिश करेंगे, हाँ, कि अगर वो इन कमेटियों को अटेंड करना चाहते हैं, इनकी कार्रवाई के अंदर भाग लेना चाहते हैं, तो हमें दोबारा भी उनको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, कोविड प्रोटोकॉल का किस तरीके से पालन किया जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ। कोविड की जो महामारी है, अभी बहुत सारे प्रदेशों के अंदर फिर से दोबारा ज़्यादा केस आने लगे हैं। इसलिए हमें भी कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना अति आवश्यक है। और हमने इसके लिए जो कोविड के पूरे नियम हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनका पालन करने का अनुरोध सभी हमारे जो विधानसभा के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हमारे जो आदरणीय विधायक हैं, उन सब से किया है कि वो मास्क पहन करके आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। और सोशल डिस्टेंसिंग की दृष्टि जो हमने सिटिंग अरेंजमेंट भी है, वो उस सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और हमने पूरी तरह से विधानसभा को सैनिटाइज कराया है। और जो एंट्री है, सभी, चाहे विधायक हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सभी की एंट्री थर्मल स्क्रीनिंग के। व्यवस्था कितनी पुख्ता है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हमने एक बहुत उच्च स्तरीय बैठक हमने बुलाई थी, और उसके अंदर जो एक पीछे कमेटी की रिपोर्ट थी या रिकमेंडेशन थी, उनको पूरी तरह से लागू करने का हमने निर्देश दिया है। और उसके लिए अब की बार एक 6 उच्च अधिकारियों की कमेटी का गठन किया है, जिसमें एसपी हरियाणा है, एसपी जो हमारे सिक्योरिटी के हैं, एसपी सिक्योरिटी पंजाब है, और एसपी सिक्योरिटी जो है चंडीगढ़ हैं। उनके अलावा जो हमारे जो सुरक्षा अधिकारी हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं मार्शल, चाहे वो पंजाब से हैं, वो 2 लोग हैं। और एक जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट, वो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी की तरफ से अपॉइंट होता है, वो भी उस कमेटी का मेंबर है। और हमने कहा है कि ये 6 लोग, इनकी जिम्मेवारी होगी कि ये सुरक्षा की दृष्टि से अगर कोई चूक होती है, और वो उसके ऊपर कोई भी निर्णय ले सकते हैं।